अगर आप लोग भी यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं और आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता कि हमें कहाँ से तैयारी करनी चाहिए, कहाँ से शुरू करना है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और कहाँ से आपको ये चीज़ें मिलेंगी, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस की यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और उनमें एडमिशन की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो रिसोर्सेज मैं इसके अंदर प्रोवाइड करूंगा, अगर आप लोग किसी और भी सब्जेक्ट के अंदर एडमिशन की कोशिश कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके भी काम आने वाली है। और साथ ही साथ इस वीडियो के एंड के ऊपर मैं एक बड़ी ज़रूरी टिप भी दे रहा हूँ जो कि सबको ही काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम सुहेब अहमद है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और आप देख रहे हैं सुहेब स्क्रिप्ट्स। अच्छा जी, मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है। तो अगर आप लोग खाली रिसोर्सेज लेने के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा आप इस टाइम स्टैम्प के ऊपर चले जाएं, आप लोगों को डायरेक्ट रिसोर्सेज मिल जाएंगे। नाउ बैक टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर जिन 4 यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो फास्ट यूनिवर्सिटी है, PUCIT है, UET है और कॉमसेट्स है। क्योंकि UET के अंदर ECAT होता है और कॉमसेट्स के अंदर NTS होता है, तो इन दोनों के बारे में भी हम बात कर रहे होंगे। तो क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो समझाने वाली हैं, तो सीधा चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, ये शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो को मैंने 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया हुआ है: एंटी टेस्ट वेटेज, एंटी टेस्ट नंबर डिस्ट्रीब्यूशन और रिसोर्सेज। बेसिकली एंटी टेस्ट वेटेज के अंदर चलते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे एंटी टेस्ट वेटेज बेसिकली होता क्या है। हर यूनिवर्सिटी में जहाँ पे भी आप लोग अप्लाई करेंगे वहाँ पे एंट्री टेस्ट का एक अपनी वेटेज होगी, यानी कि कितने परसेंट एंट्री टेस्ट के नंबर होंगे और फिर कुछ परसेंट मैट्रिक के नंबर और फिर कुछ परसेंट आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के नंबर, फिर इन तीनों को प्लस करके जो आपका रिजल्ट है वो निकल रहा होगा। ठीक है, तो हर यूनिवर्सिटी की ये जो परसेंटेज है ये डिफरेंट है। ठीक है, तो इसलिए मैं इन 4 यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं वहाँ पे आप लोग उनके बारे में जब सर्च करेंगे तो आप ये सर्च कर सकते हैं कि एंट्री टेस्ट की वेटेज क्या है, तो आपके पास ये एग्रीगेट का फॉर्मूला भी इसको कहते हैं वो निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फास्ट यूनिवर्सिटी की, जो कि सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटी है कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर। जो भी आना चाह रहा है पाकिस्तान में ये सबसे ज़्यादा वेल नोन यूनिवर्सिटी है, तो मैंने इसलिए इसको इस लिस्ट के अंदर कंसीडर किया। तो फास्ट की अगर आप लोग वेटेज देखेंगे, मेरे स्पेलिंग भी गलत है लेकिन खैर 50% जो मार्क्स हैं वो आपने जो एंट्री टेस्ट है उसके काउंट हो रहे होंगे। 10% आपके SSC यानी कि मैट्रिक के मार्क्स एंड 40% जो है आपके वो HSSC यानी हायर मतलब आपके इंटरमीडिएट के, या अगर आपने A लेवल O लेवल किया तो A लेवल के मार्क्स काउंट हो रहे होंगे। ठीक है, तो यानी 50% जो नंबर्स हैं जो आपका एग्रीगेट है वो आपके एंट्री टेस्ट के ऊपर बेस हो रहा होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, आपको एंट्री टेस्ट का इसमें काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत आपको करनी चाहिए। यानी आपका आने ना आने में इस यूनिवर्सिटी में नाम एंट्री टेस्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम अगली यूनिवर्सिटी में चलते हैं वो PUCIT है। अच्छा, PUCIT का एक इस तरह का एक फॉर्मूला टाइप है कि 1/4 जो है आपके मैट्रिक के नंबर और उसके बाद सारे आपके इंटर के फर्स्ट ईयर के नंबर, और उसके बाद PUCIT का टेस्ट जो है वो 0.25%। इसका मतलब 25% जो वेटेज है उन्होंने नीचे लिखा भी है, 25% आपका एडमिशन टेस्ट होता है। यानी 75% आपका ऑलरेडी हो चुका हुआ है, यानी मैट्रिक और आपके फर्स्ट ईयर के ऊपर डिपेंड करेंगे आपके 75% जो नंबर हैं। सिर्फ 25% इसके एंट्री टेस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो अगर आप PUCIT में जाने का आपका इरादा है तो आपके मैट्रिक और इंटर में बहुत अच्छे नंबर होना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल जो है ना वो मेरिट काफ़ी हाई बनता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ये UET का मेरिट फार्मूला है। बेसिकली 70% जो वेटेज है वो FSC के मार्क्स किया और 30% एंटी टेस्ट किया। अच्छा, इसके अंदर मुझे मैट्रिक का नहीं मिला, तो अगर ये क्योंकि हर ईयर जो है ना ये फार्मूला चेंज भी होते हैं, तो अगर आप लोग अपने तौर पे भी सर्च करिएगा, अगर ये फार्मूला अब अपडेट हो चुका हुआ है यानी चेंज हो चुका है तो आप कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा, ताकि अगर कोई भी बंदा वीडियो देख रहा है और कुछ साल गुजर चुके हैं और फार्मूलाज थोड़े से चेंज हो गए हैं तो उसके पास अपडेटेड फार्मूला जो है वो भी आ जाए। ठीक है, अभी जो मुझे मिला है वो ये है कि 70%, यानी इसमें भी 70% आप कर चुके हैं जो आपने करना था फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में। ठीक है, तो अब आपके जो 30% है वो वेटेज है इस एंट्री टेस्ट की। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमारा कॉमसेट्स है। कॉमसेट्स को मैंने बाय द वे इस लिस्ट के अंदर बिल्कुल एंड पे ऐड किया, क्योंकि कॉमसेट्स जो है उसके लिए NTS है, तो मैं चाह रहा था कि एक प्रॉपर मतलब ऑलमोस्ट सारी ही जो एंट्री टेस्ट हैं वो इसके अंदर कवर हो जाए इस वीडियो में, तो इस वजह से मैंने कॉमसेट्स को भी इसमें ऐड कर लिया। ठीक है, कॉमसेट्स के लिए आपके मैट्रिक के 10% नंबर काउंट हो रहे हैं, 40% आपके इंटरमीडिएट के, और फिर NTS टेस्ट 50%। तो अगर आप लोग देखें फास्ट का और कॉमसेट्स का जो टेस्ट है उसकी जो वेटेज है एंट्री एडमिशन टेस्ट की वो सेम है, जो कि काफ़ी
ज़्यादा है। इसका मतलब अगर आप लोग इन यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाह रहे हैं तो आपका काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आप लोग अगर अच्छा एंट्री टेस्ट में नंबर लें तो आपका इस जगह पे एडमिशन हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं इस वीडियो के दूसरे पोर्शन की तरफ, जो कि बेसिकली है कि एंटी टेस्ट की नंबर डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है, ठीक है। क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो एंटी टेस्ट है वो उसकी नंबर डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफरेंट थी, उस वजह से मैंने ये जो 4 मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हीं के नंबर डिस्ट्रीब्यूशंस को लिया है। तो शुरू करते हैं फास्ट से। फास्ट के अंदर जो इंग्लिश है उसका 10% आपको आ रहा होता है, यानी कि ये बेसिकली जिसे आप लोग मैट्रिक में कहते थे ना पैटर्न क्या है ना एग्जाम का, पेपर का, तो ये वो मैं अब आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश के 10% नंबर होंगे, उसके बाद एनालिटिकल स्किल्स और आईक्यू के 20% नंबर होंगे, बेसिक मैथ जो है वो 20% आ रहा होगा और एडवांस मैथ 50% आ रहा होगा। जो एडवांस मैथ है ना यहाँ पे वो बेसिकली आपका एफएससी का मैथ होगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, ठीक है। तो इसमें आपको पता है इंटीग्रेशन और डेरिवेशन के चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा 6 और 7 चैप्टर वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर भी लाजमी फोकस करिएगा। बेसिक मैथ क्या चीज़ है और एनालिटिकल स्किल्स या आईक्यू और साथ में आईक्यू के स्किल्स ये क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में मैं अभी थोड़ा बहुत आपको आगे वीडियो के जो रिसोर्सेज वाले पोर्शन पे जाएंगे उसके अंदर मैं आपको इन डिटेल बताता हूँ। पर मेन चीज़ यह है कि इसके अंदर इंग्लिश का 10% है जो कि वोकेबलरी रिलेटेड स्किल्स होंगे, सिनोनिम्स क्या होते हैं, एंटोनिम्स क्या चीज़ है, और करेक्शन सब्जेक्ट टेंसेस की, पंचुएशन वगैरह क्या चीज़ है, इस तरह की चीज़। फास्ट के बाद हमारा पीयूसीआईटी का टेस्ट है। पीयूसीआईटी के अंदर भी आप देखें तो यहाँ पे वर्बल रीजनिंग जो है उसके 20 मार्क्स हैं, क्वांटिटिव रीजनिंग के 20% मार्क्स हैं। उसके बाद सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 लिखा हुआ है। ये जो सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली आप नीचे लिस्ट देखें, वहाँ पे आपके जो आपने जो पढ़ा है अपने इंटर के अंदर उसकी बेस के ऊपर आपको क्वेश्चंस आ रहे होंगे, यानी इसके अंदर डिफरेंट तरह के टेस्ट होते हैं। इन सब जितने भी एंट्री टेस्ट हैं मेरा ख्याल सभी के अंदर एक चीज़ आपने ना ख्याल करना है कि आपने किसी से चीटिंग नहीं करनी, क्योंकि इनके जो टेस्ट है वो हर बच्चे के लिए डिफरेंट टेस्ट होता है, ठीक है। वो उनके पास एक एमसीक्यूज़ बैंक होता है, यानी कि लेट से उन्होंने 100 एमसीक्यूज़ बना के रखे हुए हैं, ठीक है। तो वो जो 100 एमसीक्यूज़ हैं वो हर बच्चे को शफल होके जाते हैं, यानी अगर वो बच्चा किसी के ऊपर ए ऑप्शन लगा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका भी 24 नंबर क्वेश्चन का जो ए आंसर, लेट से आपने किसी का चीटिंग किया तो आप भी 24 के ऊपर ए लगा रहे हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा क्योंकि जो उसका पेपर है उसके जो तरतीब एमसीक्यूज़ की वो डिफरेंट है और आपके की डिफरेंट है। तो आपने इस तरह से चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स हैं जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जिसकी बेस के ऊपर आपको ये सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 जो है वो मिल रहा होगा, लेकिन क्वान्टिटिव रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग इसके अंदर सेम रहेगी, ठीक हो गया। ये पीयूसीआईटी का टेस्ट है। वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटिव रीजनिंग की प्रिपरेशन आप लोग कहाँ से करेंगे वो मैं भी आगे बताता हूँ। उसके बाद हमारा यूईटी का टेस्ट है। यूईटी का जो टेस्ट है वो बेसिकली ई कैट है, ठीक है। ई कैट के अंदर 10 नंबर्स आपको इंग्लिश के आ रहे होते हैं और कॉम्प्रीहेंसिव टाइप का क्वेश्चन होता है, एक पैराग्राफ आपको दिया होता है। कॉम्प्रीहेंसिव टाइप का मतलब क्या है, आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, आप उसे पढ़ेंगे और उसी में से 10 क्वेश्चन, उसी मतलब पैराग्राफ में ही उन 10 क्वेश्चन के आंसर्स भी होंगे। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी और आप ध्यान से उसको पढ़ेंगे वो क्या कहना चाह रहा है तो आपको उसी पैराग्राफ में ही वो 10 क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। उसके बाद आपका फिजिक्स का पोर्शन है, उसके बाद आपका कंप्यूटर साइंस या केमिस्ट्री या स्टैट्स का पोर्शन है, और लास्ट में आपका मैथ्स और बायो का है। अच्छा, जिन बच्चों ने बायो की है उनके लिए मैथ नहीं होगा, उनके लिए नीचे बायो का पोर्शन उन्होंने दिया होता है 30 मार्क्स का। और ये जो ई कैट का जो टेस्ट है इसके अंदर जो फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस या स्टैट, इन तीनों में से ये जो भी सब्जेक्ट्स हैं, बायो भी, तो इन सब के अंदर ये सारा इंटर से आ रहा होगा, ठीक है। तो इंटर की अगर आप लोग बुक्स की आपको पढ़नी पड़ेंगी वो फिर से, ठीक है, थोड़ा बहुत रिवाइज करने के लिए। लेकिन मैं आप लोगों को एंटी टेस्ट के से स्पेसिफिक जो है वो भी लेक्चर्स बताऊँगा अभी, कहाँ से आप लोग इन चीज़ों की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में हमारे पास कॉमसेट्स का टेस्ट है। अच्छा, कॉमसेट्स के टेस्ट के लिए ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इन्होंने इसको इस तरह से डिवीजन करके बता दिया क्लियर कि भाई हम इस पोर्शन में से ये चीज़ पूछेंगे। जिस तरह के अगर आप लोग देखेंगे ना, ये इन्होंने काफ़ी सारे सेक्शंस बनाए हैं कि प्री इंजीनियरिंग का अलग टेस्ट है, आर्ट्स के ग्रुप के लिए ये होगा, ऑलमोस्ट सब में सब कुछ सेम है, सिर्फ जो चेंज आ रहा है ना वो सब्जेक्ट वाले पोर्शन के अंदर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, और अब प्री मैजिक
मेडिकल वाला अगर बच्चा दे रहा है तो उसके लिए आप फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का सब्जेक्ट है। बाकी अगर आप लोग इसके ये पीछे देखेंगे, इंग्लिश के भी 20 मार्क्स हैं, एनालिटिकल के भी 20 हैं और क्वांटिटिव के भी 20 हैं। इन्होंने जो डिवीजन बताई हुई है वो ये है कि इंग्लिश के अंदर आपको सेंटेंस कंप्लीशन करना पड़ेगा, उसके 5 नंबर हैं। एनालॉजीज वगैरह बनानी पड़ेंगी, उसके 3 नंबर हैं। एंटीनम्स के 4 नंबर हैं। कॉम्प्रीहेंशन वही जो एक पैराग्राफ और उसको आप करते हैं, उसके 5 नंबर हैं। सिनोनिम्स के 3 नंबर है। अच्छा, ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी मैं थोड़ा सा बताता चलता हूँ कि ये क्या चीज़ है। एनालॉजी का मतलब होता है कि आप लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू ना किसी चीज़ की रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब है शोएब भाई? बेसिकली लेट्स से अगर मैं कहता हूँ हैंड और ग्लव्स, ये मैंने एक एनालॉजी बनाई, ठीक है। फिर मैं नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे दूंगा। वो ऑप्शंस क्या होंगी? हेड और कैप, फुट और सॉक्स, टॉर्सो एंड शर्ट, ठीक है। अब ये सारी जो ऑप्शंस हैं, और लास्ट ऑप्शन होगी बैट और बॉल फॉर एग्जांपल। अगर आप लोग इन सारी ऑप्शंस को देखें, एक मैंने बॉडी पार्ट की बात बताई और दूसरा मैंने बताया कि उसके ऊपर कोई पहनने वाली चीज़, जैसे टोपी है तो आप सिर पे पहन लेते हैं, अगर आपके सॉक्स हैं आप पैरों में पहन रहे हैं, शर्ट आप टॉर्सो पे पहन रहे हैं। लेकिन बैट और बॉल का कोई रीज़न नहीं है, ठीक है, कोई मतलब लॉजिक नहीं बन रहा इस पूरे सिनेरियो में ना। तो ये एक लॉजिकल रीजनिंग के ये क्वेश्चंस होते हैं। एनालॉजी का मतलब है कि आप कोई लॉजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं दो चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी होंगे। अच्छा, एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं वो सिनेरियो बेस्ड होते हैं और स्टेटमेंट बेस्ड हैं। इसके बारे में भी मैं आपके साथ एक रिसोर्स शेयर करूंगा, पीडीएफ, वो आप वहाँ से पढ़ेंगे तो आपको इसकी भी तैयारी होती जाएगी। और क्वांटिटिव के अंदर, क्वांटिटिव का मतलब है बेसिकली बेसिक मैथ की प्रॉब्लम्स होती हैं ये, जिस तरह रेशो के क्वेश्चंस और प्रोपोर्शंस के क्वेश्चंस होते हैं कि अगर इस बंदे ने 20% सेल के ऊपर ये सामान बेचा, ये सामान की ओरिजिनल कीमत ये थी तो उसने 20% सेल पर बेची तो उसने कितनी कीमत में माल बेचा। इस तरह के मतलब क्वेश्चंस होते हैं इसके। ये मैं आपको एक जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 3 नंबर ज्योमेट्री के और 4 नंबर अलजबरा के। तो ये बेसिकली इसकी डिवीजन है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ ये आपको वही जो आपके इंटर में आपने जो कुछ पढ़ा उसमें से आएंगे, ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चंस है। ठीक हो गया, ये एक बेसिक सी डिस्ट्रीब्यूशन है। ये मैं तस्वीर बड़ी करके भी दिखा देता हूँ ताकि अगर कोई इस वीडियो को लेट से स्क्रीनशॉट लेकर आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे अब हम चलते हैं रिसोर्सेज वाले पोर्शन के ऊपर, जो कि मेन इस वीडियो का पोर्शन है, जिसकी वजह से शायद आप ये वीडियो देख भी रहे हैं। लेकिन वो पहली वाली बातें बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ताकि आप लोगों को पता लगे हर यूनिवर्सिटी का अलग सिनेरियो होता है। इसी तरह अगर आप लोग जीसीयू का टेस्ट देना चाह रहे हैं या आईटीयू का देना चाह रहे हैं तो आप लोगों को उनके बारे में थोड़ा सा सर्च करके उनकी वेटेज क्या है, उसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उन चीज़ों को देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेट्स से फास्ट को एज अ एग्जांपल लेकर चलते हैं, क्योंकि फास्ट के अंदर और कॉमसेट्स के अंदर काफ़ी जो चीज़ें सिमिलर हैं वो क्वांटिटिव है और उनकी एनालिटिकल रीजनिंग है, ठीक है। उसके बाद उनका जनरल मैथ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मैथ से, जनरल मैथ से, ठीक है। जनरल मैथ बेसिकली रेशो प्रोपोर्शंस के क्वेश्चन है, वही वो जो क्वांटिटिव रीजनिंग के बारे में हम बात कर रहे थे। ये बेसिकली उसके बारे में एक पीडीएफ है मेरे पास, ठीक है। ये किप्स वालों का है, ये वाला। तो ये मेरे पास पूरा पीडीएफ फॉर्म में है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। ये आप देखेंगे इसके अंदर आपको काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स हैं वो पता लग जाएंगे क्वांटिटिव रीजनिंग से रिलेटेड। अगर आप लोगों को वीडियो में ज़्यादा समझ आती है और ये पीडीएफ वगैरह नहीं समझ आते, उसकी वजह से मैंने स्पेशली जो है आप लोगों के लिए जो यूट्यूब के ऊपर मुझे लगा कि यार ये बंदा अच्छा पढ़ा रहा है, मैंने वीडियोस खोल खोल के देखी हैं तो वो भी मैंने आपके लिए जमा की हैं, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट हम चलते हैं क्वांटिटिव मैथ। अगर आप लोग कहीं से क्वांटिटिव रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन आप लोग करना चाह रहे हैं तो ये एक यूट्यूब चैनल था जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो कि है गेट अकेडमी। इसकी ये एक प्ले लिस्ट है क्वांटिटिव रीजनिंग प्रॉब्लम्स। ये आप देखें, इसके अंदर इसने काफ़ी अच्छे ही तरह से जो है वो समझाया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा सेकंड नंबर पे अगर आप लोगों को वहाँ से ज़्यादा अच्छा नहीं समझ आ रहा तो आप यहाँ से भी क्वांटिटिव रीजनिंग के बारे में देख सकते हैं। ये दोनों यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएंगे। इस यूट्यूब चैनल का नाम है एस्पायरेंट्स ऑफ फ्यूचर, ठीक है। तो इनकी ये प्रॉपर प्ले लिस्ट है क्वांटिटिव रीजनिंग के ऊपर। क्वांटिटिव रीजनिंग के बाद
एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो भी आपने देखा था फास्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो उसके लिए ये वाला मुझे सबसे अच्छा यूट्यूब चैनल नज़र आया था, NTS टेस्ट मास्टर्स के नाम से। आप यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन इस चैनल की एक चीज़ मुझे लगी थी कि यार इसकी जो ऑडियो क्वालिटी वो थोड़ी सी अच्छी नहीं थी, ठीक है। तो उस वजह से मैंने एक सेकंड ऑप्शन भी देखी, वो मुजाहिद एकेडमी है। ये आप देखें, इनकी कुछ लोगों को ना वैसे भी वो स्टाइल ऑफ टीचिंग भी डिफरेंट है, ठीक है। तो जिस टीचर की आपको समझ आती है ना स्टाइल की, उसको हमेशा फॉलो करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सब्जेक्ट की, ठीक है। उसके अलावा इन दोनों टीचर्स के अलावा मैं आपके साथ एक ये PDF का लिंक है ये। अच्छा, इन सारे यूट्यूब चैनल्स और इन PDF के लिंक मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये एक PDF है, इसके अंदर आपको बेसिक जो है एनालिटिकल क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। ये जिस तरह देखें AZD XHUMQ, देखने में ये बज़ाहिर कोई लॉजिक नहीं बना रहा, लेकिन इनकी एनालिटिकल रीजनिंग करेंगे आप, वो प्रिपरेशन आपको जो मैंने अभी 2 यूट्यूब चैनल आपको दिखाए हैं वहाँ से, मुजाहिद एकेडमी और NTS टेस्ट मास्टर, वहाँ से आप लोग जब तैयारी करेंगे तो ये चीज़ें आपको सेंस बनाने लग जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग हो गया, क्वांटिटिव मैथ हो गया। उसके बाद आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन आपको करनी होती है। इंग्लिश का आपको ज़्यादातर इंग्लिश की जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है वहीं से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके अंदर कॉम्प्रीहेंसिव इंग्लिश की जहाँ तक बात है, उसके लिए ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था एक यूट्यूब चैनल। इसके अंदर कॉम्प्रीहेंसिव इंग्लिश के बारे में भी आपको बताएगा, साथ साथ कौन कौन से सिनोनिम्स आपको करने चाहिए, एंटोनिम्स कहाँ से आप लोगों ने करने हैं, वो चीज़ें भी आप लोगों को ये यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल रही होंगी। तो मुझे ये चैनल भी काफ़ी अच्छा लगा था। इसका नाम है लर्न एंड ग्रो। तो यहाँ से आप लोग E-CAT या MD-CAT, या अगर आप लोगों का E-CAT MD-CAT नहीं है तब भी मैं आपको कहूँगा कि आप यहाँ से एक दफ़ा ये वाली वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये हर एंटी टेस्ट में ही आते हैं, ठीक है। ये जो 16 वीडियोज़ हैं इनकी, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके काम आ सकती हैं। उसके बाद हमारे पास फ्रेंड्स फिज़िक्स है। फ्रेंड फिज़िक्स बेसिकली उन बच्चों के लिए है जिनको फ़िज़िक्स में मुश्किल होती है, तो उन्हें अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो ये चैनल था, इसके ऊपर बहुत अच्छी आपको फ़िज़िक्स से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि अब ये 89 वीडियोस तो आप नहीं देखने बैठेंगे, ठीक है, आपके पास शायद इतना टाइम नहीं होगा। आपने क्या करना है, आपने फ़िज़िक्स की बुक से ही स्टडी करनी है। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही तो फिर आपने जो है इस वीडियो की तरफ जाना है, ओके। तो ये फ्रेंड फिज़िक्स है अगर आप लोगों को फ़िज़िक्स नहीं समझ आ रही। उसके बाद ये MD, इनका जो नाम है इस वेबसाइट का है जो मैंने आपके सामने खोली हुई है, ये है सईद MD-CAT, ठीक है। MD-CAT से आपने को उन्हें धोखा नहीं खाना, टेंशन नहीं लेनी। बेसिकली ये जो सईद MD-CAT है इसके अंदर E-CAT का पूरा एक सेक्शन है, ओके। उसके अंदर आप लोगों को पास टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो मैं आपको कहूँगा अगर आप लोग पास टेस्ट, अक्सर बच्चे कहते हैं कि भाई पास टेस्ट से तैयारी करनी है, तो ये एक बड़ा अच्छा रिसोर्स है। ये मैंने यहाँ पे वेबसाइट भी खोली है। अच्छा, यहाँ पर इनके जो वीडियोज़ हैं इनकी अच्छी बात यह है कि आपको मैथ भी मिल जाएगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब के आपको अलग अलग लेक्चर और स्टेप के भी मिल रहे हैं, जो कि PU का आप लोगों को पता है वो ट्रेनिंग सेशन है, और किप्स के भी आप लोगों को मिल रहे होते हैं लेक्चर्स। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप दोनों के देखें, आपको एक के भी आप किसी यानी किप्स के फॉलो कर लिएगा या स्टेप के कर लिएगा, कोई एक को भी कर लेंगे, दैट इज़ इनफ, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल भी मतलब सब्जेक्ट्स में भी मुश्किल हो रही है समझने में। और यहाँ पे अगर आप लोग इस तरह लेट से इसको ओपन करेंगे तो ये पास्ट टेस्ट आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे ये देखें, ये टेस्ट नंबर 1 से लेके 36 टेस्ट हैं। तो अगर आप लोग इजी अवेलेबल हैं तो ये सईद MD-CAT आप लोग वेबसाइट गूगल के ऊपर सर्च करेंगे आपको आसानी से मिल जाएगा। मैं आपको ऑब्वियसली इसका भी लिंक जो है मैं आपको वो दे दूंगा। ये देखें, ये बहुत अच्छा मुझे लगा कि यार बहुत अच्छे से इन्होंने जो है ना वो प्रिजर्व की हुई हैं ये चीज़ें जो कि बच्चों को मिलती नहीं है। ठीक हो गया, ये MD-CAT हो गया, ओके। अच्छा, अब मैं एक लास्ट में थोड़ी सी कुछ बात करना चाह रहा हूँ। आए थोड़ा सा लाइट वाली जगह पे चलते हैं, वहाँ पे जाके बात करते हैं। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं थोड़ी मेडिकल वाले बच्चों के लिए जो कि इस फील्ड के अंदर आना चाह रहे हैं। मेडिकल वाले बच्चों का ये होता है कि भाई एडिशनल मैथ क्या चीज़ है, वो भी अक्सर लिखा होता है कि एडिशनल मैथ करना पड़ेगा। तो सीन इस तरह के हर यूनिवर्सिटी मेडिकल वाले बच्चों को तो पहले एडमिशन नहीं दे रही, ठीक है। पहले दे देती थी, जिस तरह फास्ट है वो आपको अब एडमिशन नहीं देती है, ठीक है, मेडिकल जिन्होंने किया उन बच्चों को। और इसकी एक स्पेसिफिक वजह भी है कि यार देखें, जो बच्चे ने ICS किया स्पेसिफिकली उस फील्ड के अंदर पढ़ के आ रहा है उसको एडमिशन जो है नहीं मिलता, क्योंकि जो मेडिकल के बच्चे हैं वो कंप्यूटर साइंस में आ जाते हैं। अब सीन ये है कि भाई वो उनका भी राइट है, लेकिन ये देखें
वो वैसे ही ज़्यादा अच्छे नंबर लेने वाले बच्चे होते हैं। उस वजह से तो जो ICS करके आ रहा है वो बच्चे उन बच्चों का नाम कम आता है और FSC के बच्चे ज़्यादा आ जाते थे, ठीक है, जिन्होंने प्री मेडिकल किया हुआ, ठीक है। उस वजह से ये रूल उन्होंने बनाया कि भाई मेडिकल वालों को हम एडमिशन नहीं देंगे, जो कि इन अ वे मुझे लगता है कि ठीक है इस सेंस में अगर देखा जाए। लेकिन वही बात है कि मेडिकल के बच्चे कहाँ जाएं। लेकिन मेडिकल के बच्चों के लिए जो है वो काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ और भी हैं, जिस तरह PUCIT आपको एडमिशन दे देता है, ठीक है, UET आपको एडमिशन दे देता है, GCU दे देता है। उसके अलावा छोटी यूनिवर्सिटीज़ तो काफ़ी सारी हैं, मतलब NCBND है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, हजवेरी यूनिवर्सिटी, आई थिंक ITU भी दे देता है, वो मैं कंफर्म नहीं हूँ, वो आपको चेक करना पड़ेगा। उसके अलावा बहावलपुर यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा भी काफ़ी सारी हैं। अगर आप लोगों को भी किसी का नाम पता है तो प्लीज़ कमेंट में करिएगा, किसी की मदद हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई मेडिकल से रिलेटेड। और जो एडिशनल सब्जेक्ट की जहाँ तक बात है, बेसिकली जब मेडिकल से बैकग्राउंड से बच्चा यूनिवर्सिटी में जाता है तो उसको एडिशनल एक सब्जेक्ट करवाया जाता है जो कि FSC का मैथ होता है, ठीक है, वो आप लोगों को पढ़ाया जाता है। उसे 0 सेमेस्टर भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं, ठीक है। तो वो मेडिकल के बच्चों को करना पड़ता है, ठीक है, एक एडिशनल सब्जेक्ट उन्हें करना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं फाइनल बात, जो कि है कि एंटी टेस्ट के अंदर आपने सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ के ऊपर रखना है। देखिए एंटी टेस्ट के अंदर 80 से 90% जो बच्चे हैं ना, उनका ये गिला रहता है कि भाई हमारा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तो आप लोगों ने टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है एंटी टेस्ट के अंदर, ठीक है। जो अक्सर अगर आप लोग वीडियोस देखेंगे और भी लोगों की, तो वो एक तरतीब देते हैं कि भाई पहले इंग्लिश का कर लो, उसके बाद ये कर लेना, उसके बाद ये कर लेना। मुझे लगता है वैसे फ़ायदा उसका होता है, ठीक है, लेकिन मैंने कभी उस तरह से नहीं किया। तो क्योंकि मुझे लगता था कि यार मैं इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन इन दी एंड तो मैंने सारे ही करने हैं, लेकिन हर बंदे के लिए ये चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आप लोग उस तरह के हैं कि भाई नहीं पहले ये करूँगा फिर वो करूँगा, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादातर जो तरतीब लोग बताते हैं वो ये है कि क्वान्टिटिव रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपने सबसे पहले करने हैं और फुल स्पीड में करने हैं, क्योंकि बाद में अगर आप वो करने बैठेंगे तो आप वो टाइम खाएंगे और फिर आप मुश्किल में फंसेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने क्वान्टिटिव रीजनिंग वाले क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद आप लोगों ने इंग्लिश का पोर्शन करना है, उसके बाद आप लोगों ने जो सब्जेक्ट का उसके बाद आप लोगों ने एनालिटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें रिजॉल्व करना है, उसके बाद आप लोगों ने सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन करने हैं। तो इस तरतीब को जो है ज़्यादातर जो टीचर्स आप देखेंगे वो इसी तरतीब को कहेंगे कि फॉलो करो। अगर आप लोगों को इस तरह से समझ लगता है उस तरह कर लो, लेकिन एक पत्थर पे लकीर नहीं है, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। इन दी एंड टाइम मैनेजमेंट आप लोगों ने खुद करनी है कि यार इसको मैंने 30 मिनट देने हैं, इसको मैंने 10 मिनट देने हैं, 15 मिनट देने हैं। तो वो चीज़ आपने प्रॉपरली सोच कर जाना है, ठीक है। क्योंकि इस तरह की निटी ग्रिटीज में बच्चे पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि लोग कहते हैं यार कर लेंगे, इन दी एंड तो सारे ही करने हैं, फिर वो रह जाता है, ठीक है। ख़ास तौर पे ये मैं ECAT के एग्ज़ाम के लिए आपको कह रहा हूँ, ECAT में अक्सर बच्चों का रह जाता है, ठीक है। ECAT के अंदर एक और ज़रूरी बात जो मैंने बीच में मिस कर दी वो ये थी कि ECAT के नंबर्स जो हैं उनका क्या हिसाब होता है, 100 MCQs होते हैं, ठीक है। उन 100 MCQs में के जो टोटल नंबर हैं वो 400 होते हैं, यानी कि हर एक MCQs जो है वो 4 नंबर का होगा, ओके। अगर आप लोग कोई गलत MCQs को मार्क करेंगे तो आपका -1 काउंट होगा वो, ठीक है। अगर आप लोग सही को मतलब छोड़ देंगे तो आपका 0 है। अगर आप लोग गलत, आपको तुक्का लगाने के मतलब आपको नहीं पता लग रहा, आप तुक्का लगा रहे हो, तो अगर गलत तुक्का लगेगा तो आपके माइनस डिडक्ट भी होंगे। इसी वजह से जो एवरेज है ECAT की वो आप देखेंगे ना, तो वो 132 आई थिंक 132 तो पासिंग मार्क्स हैं शायद, लेकिन जो एवरेज है 140 से 160 आई थिंक इसी के दरमियान में ना एवरेज है। तो इस वजह से यह क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो आप बेहतर है कि गलत लगाने की आप छोड़ दें, ठीक है। और थोड़ा सा स्पीड में करिएगा, क्योंकि 90% बच्चों का यही रोना है कि भाई कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक हो गया। तो ये सबसे बड़ी टिप है अगर आप लोग किसी भी टेस्ट की, एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि टाइम मैनेजमेंट का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। ठीक हो गया, आज की वीडियो के अंदर यही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आई होगी। जो सारे लिंक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए हैं, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल। अगर आप लोगों की इसमें वीडियो में मदद हुई है तो अपने दोस्तों के साथ भी प्लीज़ शेयर करिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।